भारतीय जनता पार्टी ॲस्पिरेशनल युवांकरता जी कामं करते त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची नोंद या जाहीरनाम्यात आहे. स्पर्धा परीक्षेत लेखी परीक्षा पास झालेल्या परंतु निवड न होऊ शकलेल्या परीक्षार्थींना त्यानंतर प्रश्नोत्तरांकडे जाणार आहोत. तत्पूर्वी मी केवळ एकच म्हणेन की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्सची भाषा वापरते. आमचे कोणतेही विरोधक आमच्या कामगिरीकडे बघा आणि मत द्या असं सांगण्याची हिंमत देखील दाखवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मी या कार्यक्रमाचे होस्ट आशिष शेलार यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं आणि नंतर जी प्रश्नोत्तरं होतील त्याचं संचालन करावं. आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसी के साथ साथ संकल्प पत्र विमोचन समारोह के लिए उपस्थित भारत के सम्माननीय गृह मंत्री, हमारे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ऋण व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आकर आपने हम सबको संबोधित भी किया और पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के संकल्प पत्र के बारे में सबको जानकारी भी दी. उसी के साथ मंच पर सभी हमारे सम्मानीय नेतागण जिन्होंने इसके लिए अपना समय भी दिया और इस डॉक्यूमेंट को एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत हम सबके सामने रखा, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ. उस समिति का भी धन्यवाद देता हूँ. और चंद प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर लेंगे. कोई भी हाथ ऊपर उठा कर जिसको मैं कहता हूँ उसी के साथ एक एक प्रश्न पूछ सकता है. आप खड़े हो जाइए. देखिए, आरक्षण चला जाएगा ये मुद्दा अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा था. सरकार बन चुकी है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है. हमने आरक्षण को ताकत देने का काम किया है. कभी भी कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र की सारी परीक्षा व्यवस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया. ओबीसी को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया. और संविधान की जहां तक बात है, ये बिना छपे का नकली संविधान राहुल गांधी का जो पकड़ा गया, उसके बाद में वो स्वयं एक प्रकार से जनता में हंसी के पात्र बन चुके हैं. आप उसके बाद आप पहले आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं. देश में कानून नहीं है, हर राज्यों ने बनाया है. और ये कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून, जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आएंगे. देखिए, पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं कर रहे हैं. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे दे देते हो तब. और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं. महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग
तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। पीछे कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। इधर एक मिनट एक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तो पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी वैभव पर बाद में। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहां पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना, जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है और फिर भी
हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। वैभव, कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। अब चश्मा कहां से खरीदते हो मुझे बताना जरा। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विरोध कर कभी राजनीति नहीं करती। इसमें किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, ये हमारा नीतिगत फैसला है। पीछे पीछे पीछे। देखिए, जो कानून हम लाने वाले हैं हमने संकल्प पत्र में रख लिया है। आगे पर भी अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई तो जरूर उस पर विचार करेंगे। पीछे। देखिए, एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है, अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती है। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं? अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में हुए। यहाँ बेन। न उनकी सरकार आनी है न बंद होना है। क्लारा लुइस। 3 प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आए। क्लारा, टाइम्स ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा फैमिली लेगेसी वाले प्रत्याशी अगर कहीं है तो अघाड़ी में है। यहां पर जो वातावरण बना है सालों की राजनीति के बाद, इसको मिनिमाइज करने का हमने प्रयास किया है। और हमारे सारे नेता वो नीचे से काम करते करते ऊपर आए हैं। और हम मानते हैं कि इस देश में परिवारवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रौनक रौनक रौनक।
भाई एक बात मुझे समझाओ, अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता? जब शरद पवार जी की सरकार थी यहां पर, मतलब युति की सरकार थी, तब एफडीआई नीचे जा रहा था। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत जी की सरकार बनी तो एफडीआई ऊपर गया है। वही बताता है कि युति सरकार में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आगे कांग्रेस हमेशा हर राज्य में प्रयास करती है और हर राज्य में देश की जनता ने उनको विफल किया है। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी इसको विफल करेगी। पीछे 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 एक मिनट। ये ना अतुल, तुम डरे हो अभी क्या? अरे यार क्या ऐसी बातों में आते हो? बैठ जाओ। ये ना ये ना ये ना देखिए, कांग्रेस की जातिवादी राजनीति देश में समाज का बंटवारा करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की जनता को आगाह कर रहे हैं, जो हर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का दायित्व है। यार दाहिनी ओर नहीं, मगर कौन सा वादा झूठा है वो तो बताएं। हमने वादा किया था राम जन्मभूमि बनाने का, हमने बना दिया। 370 का कर दिया, यूसीसी का हमने कर दिया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का हमने कर दिया, गरीब कल्याण का 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने के लिए ढेर सारी चीजें की मैंने अभी बताई हैं। हमने वादा किया था देश को सुरक्षित करेंगे, नक्सलवाद और आतंकवाद से देश को मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जरा राहुल गांधी बताए कौन से वादे झूठे हैं। और हमारा स्टॉक टेकिंग करने की जगह इनकी 3 सरकारों का स्टॉक टेकिंग करे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये फटाफट खटाखट जो कहते हैं वो क्या हो रहा है वहां पर। राइट साइड देवेंद्र जी ने बताया कि पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इंप्लीमेंटेशन। यदु 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 भैया अब सुनो 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 सुनो, सिनेरियो बदल गया। अब पवार साहब ने किया है या नहीं किया है वो करे, वहां से भागने का क्या रास्ता ढूंढा है? बैठ जाओ, हो गया, आज गया मैसेज। अब चलो पीछे बहन, पीछे 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 खड़े हो जाइए। अरे देखिए, जिस तरह से पहले 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, एक खासा गड्ढा यहां पर खड़ा किया था। वो गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट देने की जरूरत थी। और लाडली बहन योजना ये हमारे बजट का बहुत एक प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग है। डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, इरिगेशन के काम, बिजली पहुंचाने के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, शिक्षा के काम, ये सब छोड़कर जब चुनावी वादे किए जाते हैं
तब विपरीत परिणाम राज्य पर आता है। मगर राज्य के बजट में से एक विवेकपूर्ण हिस्सा जब जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लगाते हैं तो इससे राज्य के भविष्य पर कोई असर नहीं होती, उल्टा फायदा होता है, क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति मिलकर ही तो राज्य बनता है। तुषार और बाद में सागर। इसमें होम मिनिस्ट्री को जाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र की जनता स्वयं जाकर ढूंढ लेगी। सागर सागर। देखिए शरद पवार जी, अगर सुप्रिया सुले जी की जगह अजित पवार का नेता के रूप में सिलेक्शन करती तो टूटती क्या पार्टी? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ जी को प्रायोरिटी देते तो टूटती की? ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी पार्टियां तोड़ी है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको पार्टी में सभी को मौका देने की एक नीति कभी ना कभी बनानी पड़ेगी, वरना ये पार्टियां और टूटती जाएगी उनकी। आखिरी आखिरी आप। नहीं, इश्यू इसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है, और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी बघाड़े पसीने की कमाई है उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर करेगी, और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है जो संसद के सत्र में पारित होगा। आखिरी सवाल आखिरी। चलिए, धन्यवाद भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।